हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएलवी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो एवरीवन इज फाइन। आज का जो लेक्चर है दैट इज बीपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 2। ठीक है, अब बस थोड़ा सा और इंतज़ार, आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है और बीपीएससी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसी की सीरीज़ को आगे स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस हम लोग पिछले सेशन के अंदर कर चुके थे, अब आगे का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। अब देखिए यहाँ पे बॉटनी से रिलेटेड थोड़ा सा सवाल है जिसके अंदर आपकी एल्गीज का मतलब जो शैवाल होता है, शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में ये सवाल है। देखिए, जो शैवाल होता है, शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फाइकोलॉजी पढ़ा जाता है इसको, ध्यान रखना साइकोलॉजी नहीं है ये। और फाइकोलॉजी के अंदर अगर आप देखते हो तो फाइकोलॉजी के अंदर आप एल्गे का स्टडी करते हो। एल्गे क्या है? एल्गे एक थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा प्लांट का एक प्रकार है जिसके अंदर जड़ तना पत्ती को आप विभाजित नहीं कर सकते हो। तो एल्गी क्या है? एक थैलोफाइटा है। ठीक है, जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स को आप नहीं विभेदित कर सकते हो कि भैया कहाँ पे रूट है, कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पत्तियां हैं, वो आप विभेदित नहीं कर सकते हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। और थैलोफाइटा का एक प्रॉपर एक बड़ा सा सेगमेंट जो है वो हमें एल्गे का देखने को मिलता है। एल्गे की स्टडी, स्टडी ऑफ एल्गे आपकी फाइकोलॉजी कहलाती है। और हमारे पास जो एल्गे हैं, ठीक है, वो कई तरीके के पाए जाते हैं। अच्छा, एल्गे को फियोफाइसी भी मतलब एल्गे को फाइसी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस फाइसी के आगे, ठीक है, फाइसी शब्द से ही फाइकोलॉजी बना है। तो इस फाइसी के आगे अगर आप कोई वर्ड लगा देते हो, जैसे रोडोफाइसी, रोडो लगा दिया, रोडो का मतलब होता है रेड। ठीक है, फिर आपने लगा दिया आगे सी। ठीक है, तो रोडोफाइसी क्या हो जाएगा? रेड एल्गे हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी अगर आपने लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रीन एल्गे हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको फियोफाइसी लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, क्या फियोफाइसी लिखा हुआ मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ब्राउन एल्गे हो जाता है। भूरा शैवाल जो होगा वो आपका फियोफाइसी हो जाता है। अगर व्हाइट कलर का शैवाल होगा उसको ल्यूकोफाइसी कहोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो एल्गेज है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में या कार्बन फिक्सेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। कार्बन फिक्सेशन का मतलब है हमारी अर्थ के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लेवल्स को कंट्रोल करने का काम इनका होता है, लगभग 60% से ज़्यादा। ठीक है, 60, या फिर आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज लगभग 60% जो कार्बन फिक्सेशन है वो यही एल्गेज करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, आपके पास अलग अलग कलर्स के एल्गे होते हैं। यहाँ पे ये जो एल्गे हैं अलग अलग कलर्स क्यों? क्योंकि इनके अंदर अलग अलग क्लोरोफिल के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उसके बेसिस में इन्हें अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, विद सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग, मतलब जो यहाँ पे सिंबल्स लिखे हुए हैं उनका अपना खुद का मतलब है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिट। बताइए, अगर हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी एटम का क्या करना है, हमें परमाणु बाहर निकालना है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू निकालना है, तो एएमयू की तुलना के लिए हम इनमें से किसका उपयोग करते हैं? देखिए, याद याद रखिएगा, जैसे अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, आपको 1 किलो चावल चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप दुकान वाले को बोलते हो भैया 1 किलो चावल दे दो। आजकल तो डिजिटल वेइंग स्केल्स आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था? तराजू होते थे। तराजू में एक तरफ आप 1 किलो का बाट रखते थे और दूसरी तरफ वस्तु को तोलते थे। तो ये जो 1 किलो का बाट था, ये क्या था? ये स्टैंडर्ड यूनिट था जिसकी मदद से आप अपनी वस्तु को तोल रहे हो। ठीक है, तो ये जो बाट है 1 किलो का, ठीक, यही केमिस्ट्री के अंदर अगर मुझे किसी भी एटम के भार को मापना है तो उसको किसकी मदद से मापते हैं? कार्बन 12 की मदद से मापते हैं। जो कार्बन 12 है दैट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द वेट ऑफ अदर एटम्स। ठीक है, अदर एटम्स को इसके तुलना में मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटॉमिक मास यूनिट जिसे आज के टाइम पे यूनिफाइड मास कहा जाता है। तो यूनिफाइड मास जिसको क्या स्मॉल यू से शो किया जाता है, और एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू से शो किया जाता था। तो ये जो यूनिफाइड मास है ये आपका कार्बन C12 की मदद से मापा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। देखो, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के
वजह से जो शूट्स हैं, ठीक है, जो तना है और जो पत्तियां हैं, जो जड़ है, इन दोनों में अब आप देखो तो तना हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटी से अपोजिट जाता है, और जो पत्तियां, जो जड़ है, वो हमेशा ग्रेविटी की टुवर्ड्स जाएंगी, अर्थ की तरफ जाती है। तो ये ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं? नहीं, फोटोट्रॉपिज्म हमेशा प्रकाश के कारण होता है, इसको प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के कारण जो मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज प्रकाश अनुवर्तन। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है उसको गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट है वो जियोट्रॉपिज्म होता है। अब देखो ये जो शूट्स है इनके अंदर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, और जो रूट्स होती है इनके अंदर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव का मतलब क्या है? जो ग्रेविटी से ऑपोजिट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है? टुवर्ड्स वाटर, वाटर की वजह से जो आपका मूवमेंट होगा। और कीमोट्रॉपिज्म मतलब किसी भी केमिकल के कारण जो भी मूवमेंट होता है दैट इज कीमोट्रॉपिज्म। ठीक जी। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का कि 1 कैलोरी ऑफ हीट energy is equivalent to approximately dash joules of mechanical energy। आपने क्या किया? आपने एक वस्तु ली, ठीक है, आपने उसको जलाया, जलाने की वजह से उसमें से 1 कैलोरी हीट उत्पन्न हुई। अब वो जो 1 कैलोरी हीट है वो किसके बराबर होती है? 4.16 किलो जूल के बराबर होती है, जो अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के बराबर हो जाती है। मतलब वो 4.2 जूल मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मतलब उतना कार्य वो आसानी से कर पाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो आपका हीट है, हीट की ऐसा यूनिट जो है दैट इज जूल, लेकिन जो हम यूज करने, मतलब अपने डेली लाइफ यूजेज जब हम देखते हैं तो उसके अंदर कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही ब्रिटिश थर्मल यूनिट एक बड़ी इकाई हो जाती है। ओके, तो ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अदर इकाइयां कौन सी है। हीट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? आप लोग क्या कहेंगे? जूल कह देंगे, है ना। अच्छा, अब 1 जूल किसके बराबर? 1 जूल 4.18 कैलोरीज के, सॉरी, 1 कैलोरी किसके बराबर? 4.18 जूल्स के बराबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने एक और यूनिट जो बताई है वो वो कौन सी है? वो है आप लोगों की, आपकी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो कैलोरी होती है ना, ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है, हम आम तौर पे इसी को इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है? सीजीएस यूनिट है। और एक बड़ी यूनिट कौन सी है? इंजीनियरिंग में नॉर्मली इसका इस्तेमाल होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, बिग यूनिट। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, विद रेफरेंस टू टेक्सोनोमिक कैटेगरीज द टर्म मैमालिया इज अ डैश। बताइए, टेक्सोनोमिक श्रेणियों के संदर्भ में मैमालिया शब्द, ठीक है, किसके लिए क्या है? मैमालिया को आप कह सकते हो स्तनधारी। ठीक है, तो ये जो स्तनधारी शब्द है ये क्लास को डिफाइन कर रहा है, फैमिली को बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है, या फाइलम को बता रहा है। ठीक है, या फिर इनमें से एक या एक से अधिक चीजों को बता रहा है, या फिर इनमें से किसी को नहीं बता रहा है। ये वाला ऑप्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसके अंदर ना भाई पता नहीं कौन सा आंसर इसमें सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। चलिए खैर, तो ममालिया की बात करते हैं। देखो, आप लोगों ने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, जब भी हम अपना वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के अंदर हम देखते हैं कि कौन का क्या, किस चीज का क्या क्लास है, क्या है। तो इसके लिए हमने एक कोड पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, कि डेरिंग किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्पाइसेस। ठीक है, तो डेरिंग किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड स्पाइसेस, जहां पे स्पाइसेस का मतलब होता है स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज मतलब प्रजाति। गुड, गुड से हमारा आता है जीनस, फॉर से आ जाता है फैमिली, ओवर से आ जाता है ऑर्डर, केम से आ जाता है क्लास, ठीक है, फिलिप से हो जाता है फाइलम, किंग से हो जाता है किंगडम, और डेरिंग से हो जाता है डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन को हम मेजरली क्लासिफाई नहीं करते हैं। यहाँ पे किंग से हमारा स्टार्ट होता है, मतलब किंगडम से चीजें स्टार्ट होती है। डोमेन के अंदर अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि डोमेन्स जो है ना वो हमारे कौन कौन से मिलेंगे। डोमेन्स में हम लोगों को मिल जाते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक जीव कौन से हो जाएंगे, यूकैरियोटिक जीव कौन से हो जाएंगे। फिर किंगडम, हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो ये प्रो और यूकैरियोटिक।
ये हो जाता है मोनेरा, ये हो जाएगा प्रोटेस्टा, ये हो जाएगा फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो मोनेरा बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटेस्टा जो आपके प्रोटोजोआज हैं, प्रोटिस्ट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी यूकैरियोटिक है। फिर फंजाई आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी हमने किस वर्ड का इस्तेमाल किया, क्या बोलते हैं, मैमल वर्ड का इस्तेमाल किया? कहोगे नहीं मैम, जो मैमल है वो तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा मैडम, फिर इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, किंगडम का तो पार्ट नहीं है। ठीक है, क्या किंगडम का तो ये पार्ट नहीं हो जाता है। तो अब हम आगे आगे जो चीजें देखेंगे, आगे क्या हो जाता है कि अब हमारा अगला सेक्शन आता है क्लास का। ठीक है, तो हमारे पास क्लास कौन कौन सी देखने को मिलेगी? नहीं क्लास नहीं, अभी तो फाइलम आया ना, हाँ फाइलम आया। तो फाइलम जो आ जाएगा, अब हमारे पास कौन कौन सा फाइलम हो जाता है? ठीक है, फाइलम जो होगा ना, ये आपका एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेगा। ठीक है, और फाइलम की जगह ना अगर हम प्लांट्स को देखेंगे तो प्लांट्स में यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता है डिवीजन। प्लांट्स में डिवीजन होगा और एनिमल्स में फाइलम होता है। एनिमल्स में कुछ फाइलम्स जो है वो लगभग 9 तरीके के होते हैं। ठीक है, जिसमें से मैं मेजरली आपको बता देती हूँ, जो हमें पढ़ना है अभी वो कॉर्डेट्स है। कॉर्डेट्स का मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी रहती है, बिल्कुल एकदम लेमन टर्म्स में ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉर्डेट्स कौन है भैया? जिनके पास, जो रज्जू की हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो कॉर्डेट्स जो है, उन कॉर्डेट्स, और दूसरे होते हैं नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट का मतलब क्या है? जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, जैसे स्टार फिशेस हो गई, ठीक है, जैसे अर्थ फॉर्म्स हो गए, ये सब नॉन कॉर्डेट्स हैं। कॉर्ड यहाँ पे फाइलम्स जो है 9 फाइलम्स है बेसिकली। ठीक है, 9 फाइलम्स आ जाते हैं बेसिकली। ठीक है, 9 फाइलम्स में सबसे पहला जो आ जाता है वो आपका, वो कौन सा आ जाएगा भैया? बेसिकली स्पंजेस जो है वो आपका सबसे पहला फाइलम है। ठीक, फिर उसके बाद नेमाटोड्स हो जाते हैं, जिसको आप निडारियंस भी कहते हो। ठीक, अब ये लेकिन वही चीज़ है कि आपको उतना अच्छे से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना ना आपके पेपर में पूछा जाएगा नहीं। तो स्पॉन्जेस हो गया, स्पॉन्जेस को पॉरीफेरा भी कहते हैं। ठीक है, फिर निडारिया हो गया, निडारिया के बाद सिलेंट्रेटा हो जाएगा। क्या लिख दिया, ये सिलेंट्रेटा यहाँ आएगा, नेमाटोड्स तो आगे आएंगे। सिलेंट्रेटा, जिसको आप निडारियंस भी कहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आप लोग देखते हो इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इकाइनोडर्म्स वैसे काफी, मैं एक सीक्वेंस में नहीं लिख रही हूँ। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, फ्लैटवर्म्स, राउंड वर्म्स। ठीक है, फिर इसके अलावा और कौन सा रह जाता है आपका? मोलस्क, हेमिकॉर्डेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फाइलम मेरे दिमाग से निकल रहा है, और लास्ट आ जाता है आपका जो फाइलम है वो आपका कॉर्डेट्स आ जाते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा के बाद वाला जो वो है, वो मेरे दिमाग से निकल रहा है। ठीक है, हम्म, चलिए जैसे ही मेरे को ध्यान आएगा मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। अभी तो आप लोगों को अगर एकदम ध्यान आए तो आप लोग मुझे बताइएगा, है ना, कि हमारे पास कौन कौन से तरीके के यहाँ पे क्लासिफिकेशन रहते हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से हमारे फाइलम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, अच्छा अभी यहाँ पे अगला, तो इसका मतलब फाइलम में भी हमें कहीं पे भी वर्ड मेमालिया दिखा नहीं है ना? फाइलम में भी हम लोगों को कहीं पे भी वर्ड मेमालिया नहीं दिखाए। तो अब इससे अगले वाले पे चले, अब हम क्लास की बात करते हैं। तो क्लास में हम अगर हम देखेंगे तो क्लास में क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ कॉर्डेट्स फाइलम की बात करी, तो कॉर्डेट्स फाइलम जो होता है ना, इसमें हम अपने भाई जिनके पास रज्जू की है उसको हम क्लासिफाई करते हैं। अब किस चीज़ में, कि भाई यहाँ पे पक्षी आ जाएंगे, यहाँ पे मैमल्स आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आपकी पाइसेस आ जाती हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैमल शब्द आ रहा है, कहोगे यस मैम आ रहा है। तो बेसिकली कॉर्डेट्स को हम 5 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। पाइसेस हो जाते हैं, एव्स हो जाते हैं, मैमल्स हो जाते हैं, रेप्टाइल्स हो जाते हैं, और आप लोगों के एम्फीबियंस हो जाते हैं।
ठीक है, तो आप अगर देखो तो यहाँ पे ये क्या आ गया, मैमल्स कहाँ पे आ रहे हैं, मैमल्स एक क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। जो ममालिया या स्तनधारी जीव हैं वो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी क्लास के आपके ये जीव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस क्या हैं, ह्यूमंस आर बेसिकली मैमल्स। नेक्स्ट आ जाता है एक हेल्दी इंडिविजुअल जो है, ठीक, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इन एवरी डैश ml ऑफ ब्लड। देखो, जब भी हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो हो जाएगा, ये क्या है, ये आपका एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसके अंदर आयन पाया जाता है, जो आपका ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम इसी का होता है। ठीक है, किसके अंदर मिलेगा, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी की अपनी खुद की बात ध्यान रखिएगा, इसके पास न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, ये सब चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी जगहों की, इन सब वस्तुओं की जगह या सेल ऑर्गेनल्स की जगह इसके पास हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है बाइंड करके और लेके जाता है। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन हीमोक्सीग्लोबिन बनाता है। लेकिन मैम चलो ये सब बात तो हमको समझ में आई, लेकिन अगर मैंने कुछ ब्लड लिया, उसमें मेरे को 12 से 16 ग्राम अगर मुझे हीमोग्लोबिन मिल रहा है, तो इसका मतलब मैंने कितना ब्लड लिया होगा, तो आपने लिया होगा लगभग 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर आपको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। मोह इज द यूनिट ऑफ डैश ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखो, एक होती है ओम, तो ओम किस चीज की है, रेजिस्टेंस की है। ठीक, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की इकाई है। और कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस की जो इकाई हो जाती है वो मोह हो जाती है। रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर होती है। ओके, और कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी, मोह पर मीटर हो जाएगी। ध्यान रखोगे, तो मोह इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द सब्सटेंस। और कंडक्टेंस का मतलब क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी आसानी से कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करता है। ठीक जी, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। 30 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली डैश केल्विन। तो देखो भैया, यहाँ पे क्या करोगे, 273 प्लस 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 273 जो होता है वो आपका सेल्सियस और केल्विन के बीच का डिफरेंस है। और सेल्सियस नेगेटिव स्केल पे आता है, लेकिन केल्विन इज द ओनली स्केल इन टेम्परेचर जो हमेशा पॉजिटिव होगा, ओनली पॉजिटिव स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो जाएगा, 303 केल्विन आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ 313 होता तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाता। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, डैश वेव्स इंक्लूड विजिबल लाइट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज। बताइए, डैश तरंगों में तरंग प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो किरणें, माइक्रोवेव, पराबैंगनी अवरक्त किरणें, तरंगे शामिल हैं। तो आप क्या कह दोगे कि मैम जो वो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं, उनके अंदर हमें ये सारी चीजें मिलती है। आपको याद है, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ये क्या है, सारे हैं गामा, एक्स, यू वी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। और विजिबल में पूरा आपको विबग्योर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज को। गामा की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई होती है, लेकिन वेवलेंथ बहुत कम होती है। रेड की वेवलेंथ बहुत हाई होती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो यहाँ पे एनर्जी भी हाई होगी, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी लो है तो यहाँ एनर्जी भी लो हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डैश विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। भाई देखिए, आपने एक लिक्विड लिया था, लिक्विड के अंदर आपने गैस को डिसॉल्व किया, ठीक, अब आप वहां पे टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। तो आप बताइए, इसमें जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप लोगों को हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जैसे टेम्परेचर का ही तो पूरा का पूरा फर्क पड़ने वाला है। अब आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोचिए, किस चीज़ का, वो पीते हैं ना हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक नाम से ही पता लग रहा है कि भैया ये तो कोल्ड होगी, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है कि आपने कुछ अपनी वो ली ड्रिंक ली, उस ड्रिंक के अंदर आपने क्या कर रखा है, कुछ गैस को डिसॉल्व कर रखा है। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे ये जो टेम्परेचर हो ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए,
ठीक है, अगर ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, क्या ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उतनी ही ज़्यादा, जैसे वो होते हैं ना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, तो क्या उसमें उतना ही अच्छा टेस्ट आता है? नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करोगे, टेम्परेचर डिक्रीजेस सल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर जब कम होता है ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उनके बीच का जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सल्यूबिलिटी जो होगी ना वो इंक्रीज होने लगती है। तो सल्यूबिलिटी, तरल पदार्थों में गैसों की विलयता तापमान की कमी के साथ बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमेशा जो है ना, जो भी सल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस है लिक्विड्स के अंदर, वो बढ़ेगी अगर आप चीज को ठंडा करते जा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, द फिनोमिना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रेज। देखो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लाइट रेज डेविएट हुई हैं अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। ठीक है, क्या बात समझना, ये आपके पास एक कांच का वस्तु है, यहाँ पे एक लाइट रे ऐसे आ रही थी, अब वो ऐसे जाने की बजाय, मतलब उसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन वो ऐसे मुड़ जाती है, तो ये क्या हुआ, इसका डेविएशन हुआ ना, अपनी जगह ओरिजिनल रास्ते से मुड़ गई ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रही है तब ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी में एक सेम लाइन आती है कि डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक्स द एजेस ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के एज से अगर वो टकराती है, तो एज से टकराने के बाद वो हल्का सा अपना रास्ता मोड़ लेती है, हल्का सा मोड़ेगी, हल्का स्लाइट डेविएशन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो उसी दिशा में बाउंस बैक कर जाती है, इसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। ठीक है, परावर्तन कहते हो। ठीक, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन क्या है कि स्लाइट बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द आफ्टर स्ट्राइकिंग द एजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के कोनों से टकराने के बाद लाइट जब अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ लेती है, उसको विवर्तन या डिफ्रैक्शन कह देते हैं। रिफ्लेक्शन या परावर्तन क्या है कि जब लाइट किसी वस्तु से टकराने के बाद अब वापस उसी दिशा में आ जाती है जिस जगह से वो गई थी, उसको हम रिफ्लेक्शन कह देते हैं। नेक्स्ट है, एटलीस्ट डैश ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब अगर आप लोगों ने थोड़ी देर पहले से लेक्चर देखना स्टार्ट किया, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो एल्गेज का जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो कौन करता है, तो आप क्या कह दोगे कि एल्गे जो है कितना कार्बन फिक्सेशन करता है, तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, लगभग 60%। तो अब देखो यहाँ कहीं 60% का ऑप्शन है, एक क्वार्टर का मतलब है 1/4 मतलब 25%, हाफ का मतलब है 50%, 1/10 का मतलब है 10%, एक तिहाई का मतलब है 33%। अब 60% के आसपास वाला सबसे नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे हाफ हो जाता है। ठीक है, तो हम चाहे तो ये भी आंसर कर सकते हैं और नन ऑफ द अबव भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया 60% है, तो हम अगर हमारे पास ये ई ऑप्शन नहीं होता तो हम हाफ आंसर करते, लेकिन हमारे पास ई ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, तो हम आंसर करेंगे ई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनकी जो टेक्सोनॉमी है वो इनमें से किस चीज के ऊपर आधारित है, कि भाई हमारे पास ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके आधार पे होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास कि इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। ठीक है, किस किस चीज से बने हुए हैं। तीसरा है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, और चौथा हो जाता है इसका क्रोमोसोम का नंबर। तो देखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात करते हैं अपने प्लांट्स की, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जो एक तरीका है जिसमें हम न्यूमेरिकल ग्रुपिंग करते हैं अपने प्लांट्स की। ठीक है, उसके अंदर हम उनके जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबको ऑब्जर्व करेंगे, फिजिकल हुए, ठीक है, वो आपके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, सबको देख दाख के हम लोग जो है ना क्या करते हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम अपने प्लांट्स की टेक्सोनॉमी करते हैं, प्लांट्स का वर्गीकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम देखो, इवन यहाँ पे प्लांट्स की जगह एनिमल्स भी लिखा होता ना, तब भी हम यही आंसर करते, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हम किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स को, किन किन गुणों को, किन किन विशेषताओं को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो जीव है ये कुत्ते की कैटेगरी में आएगा, कि जो है सुअर की कैटेगरी में आएगा, कि
इंसानों की कैटेगरी में आएगा। वो हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, उनके इंटरनल ऑर्गन्स, उनका फिजिकल फीचर कैसा है, ठीक है, उन सब चीज़ों के आधार पे उसको क्लासीफाई करते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पूछी गई है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड इन डैश, न्यूमेटोफोर्स आर डैश स्पेशलाइज्ड डैश इन हाइड्रोफाइट्स। मतलब ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स के अंदर। देखो न्यूमेटोफोर्स जो होती है ना, इसके अंदर रूट्स होती हैं, ठीक है। न्यूमा शब्द का मतलब हो जाता है एयर, ठीक है। तो इसमें ये जो एयर होती है ना, वो रूट्स के माध्यम से प्लांट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स जो है ये स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके मैनग्रोव्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मैनग्रोव्स क्या है, मैनग्रोव्स आपके वो पर्टिकुलर प्लांट्स हैं जो हमें मैनग्रोवियन एरियाज में मिल रहा है। मैनग्रोवियन एरियाज मतलब दलदली क्षेत्र, मार्शी लैंड्स जो हैं वहां पे हमें देखने को मिलेगा, जैसे इंडिया के अंदर सुंदरबंस, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटो मतलब एयर, ठीक है, फोर्स, न्यूमेटोफोर्स क्या हो जाएंगे, ये आपके स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं, एयर रूट्स हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके क्या है हाइड्रोफाइट्स में मिलेंगे। हाइड्रोफाइट्स देखो प्लांट कई प्रकार के होते हैं, जेरोफाइट जो ड्राई एरियाज में मिलते हैं, हाइड्रोफाइट्स जो पानी में खुद को पनपाते हैं, वो वाले आपके क्या हो जाते हैं, पानी वाले पेड़ हो जाते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर न्यूमेटिक रूट्स होते हैं। न्यूमेटिक रूट्स कैसी होगी, ये प्लांट है आपका पूरा पानी के अंदर है। अब इसमें से जो जड़ें होंगी ना, थोड़ी सी आपसे ऊपर उठ के आएंगी और यहाँ से जो जड़ें होंगी ना, ये सांस लेंगी, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जड़ों के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ एयर होता है सॉइल के माध्यम से, लेकिन यहाँ तो जड़ें नहीं ले पाएंगे इस तरीके से सांस। तो इस वजह से यहाँ न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है जिसकी मदद से प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो सांस ले पाती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। और ये हमें बेसिकली कहाँ मिलेगा, मैनग्रोव्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, मैनग्रोव्स के अंदर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग केमिकल फॉर्मूला CH3CH2OH। बहुत ही इजी सवाल है। 2 बार कार्बन आ गया इसका मतलब इथ होगा, OH लग गया इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में ओल लगेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, सी सी, यहाँ पे 3 बार H लग गया, यहाँ पे 2 बार H लग गया और यहाँ पे OH। इसका मतलब हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो इसका मतलब ये क्या है, एन। तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये क्या है, इथेनॉल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, CH3COOH। इसी को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, जो आगे चल के इसका हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ में, विनेगर बनाने में। मीथेन जो है मार्श गैस इसको कहा जाता है, क्योंकि मार्शी लैंड्स में हमको यह देखने को मिलती है, मार्श गैस, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3, ठीक है। हमने मीथेन में क्या किया, ये जो मीथेन था ना, इसमें से 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन चिपका दिए, बन गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है, जो कि एक आपका क्या है, एनेस्थेटिक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है व्हाई इज वाटर फ्लोरिडेशन विच इज द कंट्रोल्ड एडजस्टमेंट ऑफ फ्लोराइड टू पब्लिक वाटर सप्लाई डन। भाई देखो, वाटर फ्लोरिडेशन का डेफिनेशन दे दी। वाटर फ्लोरिडेशन क्या होता है कि आप पब्लिक वाटर में, मतलब जो लोगों के लिए आप जल प्रदान करते हो, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब बेसिकली यहाँ पे फ्लोराइड को मिलाते हैं आपके पानी में, ताकि जिस पानी को आप लोग यूज करो उसके अंदर आपकी एक पर्टिकुलर रोग से रक्षा हो सके, ठीक है। अब वो कौन सा रोग होता है जिससे ये बेसिकली आप लोगों की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है क्या, कि टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो क्या हमारे दांतों के लिए फ्लोराइड जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है, तो इसका मतलब ये तो होगा। आई डिजीज के लिए क्या फ्लोरीन जरूरी है, नहीं जी बिल्कुल नहीं। बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, नहीं है, क्योंकि वो पानी हम लोग जो है बोन्स तक नहीं पहुंचा रहे। यहाँ पे टूथ्स को फ्लोराइड जब मिलता है तो उसकी वजह से हमारा जो कैल्शियम और फ्लोराइड है ना, वो मिलके हमारे दांतों की रक्षा करेंगे, ठीक है। कैल्शियम तो बेसिकली हमारे दांतों को बनाता ही है। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद टू प्रिवेंट विटामिन डेफिशिएंसी, ये भी गलत है, तो इसका मतलब इनमें से चारों में से सिर्फ फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज नोट डाउन कर लेना कि अगर फ्लोराइड की मात्रा हमारे पानी के अंदर या खाने के अंदर ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से हमें फ्लोरोसिस होने लगता है, मतलब अत्यधिक हो गया तब भी हमारा दांत जो है ना वो खराब होने लगेगा, ठीक है, कम हो गया तब भी खराब होगा।
तो इसलिए लिमिटेड मात्रा में लीजिए फ्लोरीन को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, इनमें से कौन सा एक फ्लावर का पार्ट नहीं है? तो स्टेमन है, यस, ये पुरुष पार्ट होता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका पुरुष पार्ट होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे आपका पूरा पॉलन सैक होता है, आपका फिलामेंट है, और इन दोनों को मिला के आपका पूरा स्टेमन कहा जाता है। ये जो पेटियोल है, क्या ये इसका पार्ट है? नहीं जी, पेटियोल जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, लीव्स का पार्ट होता है ये। सेपल क्या होते हैं? तो ये आपने प्लांट देखा होगा, प्लांट में नीचे हरा हरा सा जो पार्ट देखने को मिलता है ना, दैट इज सेपल। ठीक है, जो होता है ना प्लांट की पंखुड़ियों को, ये नीचे एक जैसे यहाँ पे ये प्लांट की पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियों के नीचे यहाँ एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें ऐसे पतली पतली सी पंखुड़ियां सी निकल रही होती है ग्रीन कलर की, उसको सेपल्स बोलते हैं। उसके नीचे जो डंठल होता है उसको हम रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है, और ये पिस्टल क्या होता है? पिस्टल होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर क्या है भैया? ये आपका ओवरीज और ओव्यूल्स जहाँ पे होते हैं उसको, ये हमारा स्टिग्मा हो जाता है। वर्तिकाग्र ये हमारा स्टाइल हो जाता है, और ये हो जाता है ओव्यूल। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल ये क्या है? हमारे फ्लावर के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के पार्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? पेटियोल इसका पार्ट नहीं है, पेटियोल इज अ पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच लॉ ऑफ न्यूटन प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स? बताइए, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी बता रहा है फोर्स की, और एक होता है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो क्वालिटेटिव का मतलब है वो क्वालिटी ऑफ फोर्स बताएगा, और क्वांटिटी का मतलब है वो आपको कैलकुलेट करने में मदद करेगा कि कितना फोर्स यहाँ पे है। ठीक है, तो न्यूटन क्या, अब देखो आप लोगों ने पढ़ा था F इक्वल्स टू एम ए, जानते ही हो सभी, है ना? ये आप जनरल डेरिवेशन करके रखे हो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, तो वहीं से आप अपना फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स ये बताता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स कि क्वालिटी कैसी है फोर्स की, तो वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के माध्यम से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ, अपना जो हमने वो पिछला क्वेश्चन किया, पिछला जो सेशन किया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को ओजोन से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी। जैसे डॉब्सन इज द यूनिट टू मेजर ओजोन। ओजोन जो लेयर है दैट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर। कहोगे मैम आप ये बार बार क्यों बता रहे हो? देखो जो अपना ये एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चंस काफी बार बनते हैं। तो डॉप्सन यूनिट से हम इसको मापते हैं, और ओजोन जो है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। ये आपका टॉक्सिक गैस होती है वैसे। ठीक है, इट इज टॉक्सिक इन नेचर। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, एंड इट इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप इसको देखो, इट इज ट्राई एटमिक इन नेचर, और यूवी रेस की मदद से ये जो ऑक्सीज ओजोन है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, यूवी रेस की प्रेजेंस में ये क्या होती है, ये जो ओजोन है ये ब्रेक डाउन भी हो जाती है। ओजोन का जो डिप्लीशन है वो किसके कारण होता है? ओजोन डिप्लीशन होता है आप लोगों के लिए किस किस के कारण भैया? सिंपल सी चीज है ना, कि जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे ज्यादा इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, और इसीलिए इनका यूज भी जो है वो बंद किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, ओजोन डिप्लीशन जब होती है तो उसमें ओजोन की जो परत है वो पतली होने लगती है, जिसको हम, और अगर वो बिल्कुल ही परत खत्म हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ही वहां पे एकदम जो डॉप्सन यूनिट है अगर वो जीरो ही हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि भैया यहाँ तो ओजोन होल हो गया है। ओके, और ये स्काई ब्लूइश सी होती है नेचर में, मतलब इसका कलर जो होता है ना वो स्काई ब्लूइश होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, नाइट्रोजन इज अ डैश एलिमेंट। बताइए नाइट्रोजन कैसा एलिमेंट है? तो आप देखिए, नाइट्रोजन जो है ना, अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन में तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन अपना शेयर करता है। ये इसका लोन पेयर, और बाकी इसने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर लिए। तो ये इसने क्या किया, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इसमें कितने नाइट्रोजन के एटम्स आपस में आके जुड़े? तो यहाँ पे तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स से ये अपना जो नाइट्रोजन है ये आपस में जुड़े हुए हैं तीन कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ये क्या हो जाएगा? N2 हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो दो का मतलब होता है डाई, एटमिक का मतलब है एटम्स, तो यहाँ पे ये द्विपरमाणुक हो जाता है। टेट्रा एटमिक का एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फोरस 4। पॉली एटमिक का एग्जाम्पल आप ले सकते हो सल्फरेट। मोनो एटमिक का एग्जाम्पल आप ले सकते हो
गोल्ड हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, मर्करी हो जाता है, नियॉन हो जाता है, हीलियम है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे एटम्स है। ऐसे ही आपके डायटमिक में ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, क्लोरीन गैस हो जाती है। तो ये सब क्या है आपके द्विपरमाणु के, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मतलब है कितने एटम्स आपस में एक साथ जुड़ के रह रहे हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड, कि भाई आपने साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया और उनका प्रोपगेशन वो किस तरीके से मूव कर रही है, उसको जब आप स्टडी करते हो तो उसको क्या कहा जाता है। तो इस चीज को कहा जाता है, क्या ऑप्टिक्स कहते हैं? नो, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। फोटोनिक्स, फोटोनिक्स क्या इस चीज से रिलेटेड है? नो, इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फोटोन्स, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स, भैया जो अपना एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर, सॉरी, जो अपना ये अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष के अंदर जो हमारे सारे अलग अलग एस्टेरॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनका मूवमेंट कैसा है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोफिजिक्स। फिर उसके बाद आ जाता है अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स क्या हो जाता है? अकॉस्टिक्स को हम लोग कहेंगे कि ध्वनिकी है। ध्वनिकी का मतलब क्या है कि हम साउंड से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। ओके तो साउंड का प्रोपगेशन कैसा होता है वो हम ध्वनिकीय अकॉस्टिक्स के माध्यम से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है आप लोगों का हाउ मेनी फोटोन्स आर देयर इन अ लिथियम न्यूक्लियस। बहुत इजी सवाल। देखो, हेलिना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद या रूबी से फ्रेंडशिप, कुछ भी ले लीजिए। तो ये हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, फिर रुबिडियम, इसके बाद आप लोगों को 18 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 और 1 37। फिर सीजियम में आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे फिर से 18 ऐड करोगे, आ जाएगा 55, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे 32 ऐड करोगे, 87। तो या तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो कि +2 +8 +8 +18 +18 +32, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो इससे भी ज्यादा आसान क्या है कि हाई हील्स लिए बिना भी कल नानी और फूई नाची, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे एटॉमिक नंबर हो गए। अब यहाँ देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 3 हो जाता है। लिथियम के आइसोटोप्स भी होते हैं, लिथियम 3 6, लिथियम 3 7, ठीक है। तो अगर मैं लिथियम 3 6 में देखूं तो नाइट्रोजन की, इसमें नाइट्रोजन बोल रही थी, न्यूट्रॉन्स की संख्या 3 हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप लिथियम 3 7 की बात करोगे या लिथियम 7 की बात करोगे, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 4 हो जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? एटॉमिक नंबर या मास नंबर, सॉरी ये एटॉमिक नंबर ये मास नंबर। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, ए टू जेड, ठीक है, ए में से जेड माइनस कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिथियम जो है, इसमें आपके कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, ये पूछा गया है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड। अब देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सुना है, H2O2, ऐसे ही होता है सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है आपका सोडियम परऑक्साइड होता है। और ये जो सोडियम परऑक्साइड है, ये आपका येलोइश वाइट कलर का आपका एक पदार्थ होता है, इनऑर्गेनिक सा पदार्थ होता है, ठीक है। और जब आप ज़्यादा सी ऑक्सीजन में आप सोडियम को लेके आते हो तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल, मतलब यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। ये जो आपका सोडियम परऑक्साइड हो जाता है ना, इसको आप ब्लीचिंग एजेंट के रूप में और डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हो। अब मैंने फॉर्मूला आप लोगों को लिख के बता दिया, ठीक तो तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कितने हैं। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि परऑक्साइड वर्ड जो है ना, वो O2 नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करता है। परऑक्साइड जो वर्ड है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? O2 2 नेगेटिव, मतलब हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है जिनके पास 2 नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो अब अगर मुझे 2 नेगेटिव आयंस के साथ इसे पेयर करना है तो ये Na2O2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आयंस हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सोडियम के कितने एटम्स हो गए हमारे पास? 2 हो जाते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है, वहां पे भी 2 आएगा। लिथियम परऑक्साइड आ जाए, जितने भी परऑक्साइड आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए लिथियम परऑक्साइड, अब लिथियम का एटमिक जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, और परऑक्साइड की होती है O2 नेगेटिव,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे इसके साथ इसकी पेयरिंग करनी है तो Li2O2 करना पड़ेगा, तब जाके मेरा यहाँ पे लिथियम पेरोक्साइड बनेगा। तो लिथियम के कितने एटम्स आपने इस्तेमाल करे, तो इस्तेमाल करे। ठीक है, क्लियर है ये। तो यहाँ पे देखिए 43rd हो गया। अब 44th क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोड। बताइए आर्थ्रोपोड का इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल हो जाता है। ब्लड सकिंग लीच, हुकवॉर्म, अर्थवॉर्म, स्कॉर्पियन। देखिए ब्लड सकिंग लीच की अगर आप बात करते हो तो ये खून चूसने वाली जो जोंक हो जाती है, क्या ये इसके पास आर्थ्रोपोड, अच्छा आर्थ्रोपोड फैमिली की या ये जो क्लास है इसका क्या वो रहता है, फाइलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो इसके जो पैर होते हैं ना, या हाथ पैर जो होते हैं ना, जॉइंटेड होते हैं। जैसे आपने मच्छर मक्खी को देखा होगा कि उनके पैर जो है ना थोड़े से ऐसे मुड़े हुए से होते हैं। तो क्या वो जो जोंक होती है, क्या वो आप लोगों के लिए आर्थ्रोपोड है, क्या उसके पास ऐसे पैर होते हैं, कहोगे नहीं मैम बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो लीच जो होता है ना वो क्या है, लीच बेसिकली हो जाएगा, होता एक एनिमल ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस लीच को देखोगे तो मैडम ये एनालिडा फैमिली का है। मैम एनालिड फैमिली कौन सी होती है, देखिए एनालिड्स यहीं पे लिख देती हूँ, ये एनालिडा फैमिली का हो जाएगा। एनालिड का मतलब क्या है, जोक के ऊपर आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स से देखे होंगे, है ना। तो जिसके ऊपर भी ऐसे स्ट्रक्चर्स से बने हुए होते हैं, मतलब वो होगा, और इनके पास हाथ पैर जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनके ऊपर ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो ये एनालिड फैमिली का हो जाएगा। सर्कुलर इनके एन्युलस रिंग्स इनके ऊपर देखने को मिलती है। हुकवॉर्म कौन होता है, हुकवॉर्म आपका एक राउंड वॉर्म हो जाता है। राउंड वॉर्म को और क्या कहा जाता है, एस्क हेलमिंथिस। ठीक है, राउंड वॉर्म कौन हो जाता है, एस्क हेलमिंथिस हो जाता है। फिर केचुआ, केचुआ कौन हो जाता है आपका, भैया ये आपका रेंग रेंग के चलने वाला आपका एक एनिमल होता है। ठीक है, और इसके ऊपर भी मैम हम लोगों को क्या मिलेंगे, वो मिलेंगे, रिंग्स मिलते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एनेलिडा फैमिली का ही हो जाता है। ठीक है, मतलब इन तीनों में से तो कोई नहीं बन रहा। स्कॉर्पियन अगर हम देखते हैं तो स्कॉर्पियन में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, स्कॉर्पियन के पास आपने ऐसे पैर देखे होंगे मुड़े हुए से। तो यही क्या है, हमारा आर्थ्रोपोड फैमिली का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखोगे। 45 देखिए, सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी इज कॉमनली यूज टू मेक। अब बताइए ये जो सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी नाम का एक आपका पदार्थ होता है, इसका इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो देखिए सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी जो है ना, ये आपका फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैम लेकिन ये जो सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी है, ये बेसिकली जब इस्तेमाल हो रहा है तो ये मतलब है क्या, तो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी बेसिकली एक आपका यीस्ट है। ठीक है, अब यीस्ट, अब इतना तो आप समझ ही सकते हो कि ये जो यीस्ट होगा ये क्या काम करने वाला है। तो मैडम ये जो यीस्ट है इसका इस्तेमाल होगा ब्रेड को बनाने के लिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल हो सकता है आपका कोई भी चीज़ जिसमें हमें फॉर्मेंटेशन करनी है, तो आप दही बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप इसका ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका मोर देन वन आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई बिकम्स द करेक्ट आंसर, कि इसमें एक से अधिक आंसर बन सकते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी का अगर मैं सबसे ज्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल देखूं तो वो बेकर्स यीस्ट के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मैम हमारे पास ई ऑप्शन नहीं होता तो मैं इसमें से किसको आंसर करती, तो मैं आंसर करती ब्रेड को। ठीक है, अगर मेरे पास ई ऑप्शन नहीं होता तो मैं आंसर करती ब्रेड को। क्यों, क्योंकि ये जो बेकर्स यीस्ट है ये बेकिंग के लिए स्पेशली इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है कैस्पेसिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स, फेनोलिक्स एंड विटामिन आर डोमिनेंट केमिकल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स। बताइए कैरेटिनॉइड्स, फेनोलिक्स, विटामिन, इनमें से किसके अंदर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब देखो कैस्पेसिन, कैस्पेसिन तीखा पदार्थ होता है। अब इनमें से क्या चीज है जो तीखी है। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे, कैरोटिनॉइड्स कलर्स होते हैं। फिनोलिक्स जो है ये भी तीखापन देता है। विटामिन भी इसके अंदर होते हैं, तो ये बेसिकली हमें मिलता है चिली के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिर्ची के ये पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। क्या स्कर्वी होता है, नहीं, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, कॉलेरा, कॉलेरा क्या गंदे पानी से होता है, बिल्कुल जी, हैजा आपका खराब पानी से, दूषित पानी से फैलता है।
ठीक है। हैजा आपका एक बैक्टीरियल रोग है। ठीक। और किसके कारण होता है ये? विब्रियो कॉलरी के कारण। विब्रियो कॉलरी नामक एक आपका बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये रोग होता है, जिसमें आपको दस्त आदि लग जाते हैं। ठीक है। रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से हो रहा है। एनीमिया आपका विटामिन काफी सारे हैं जिनकी कमी से होता है, जैसे B6, B9, B12, आयरन। इन सब की कमी से आपको क्या होता है? एनीमिया हो सकता है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 48, देखिए क्वेश्चन कहता है ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फाइलम डैश आर आल्सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स। देखो फाइलम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मुझे मिल सकते थे मैंने वो आप लोगों के लिए इसमें डाले हैं। ठीक है। तो अब इनमें से कौन से फाइलम वाले जो जीव होते हैं उनको फ्लैटफॉर्म्स भी कहा जाता है? अब देखो फ्लैट कुछ प्लेट प्लेट जैसा लग रहा है आपके घर में, जो प्लेट है वो कैसी है? चपटी है ना। और वॉर्म्स वर्ड जो है वो हेलमिंथिस को बताता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड बताया था एस्क हेलमिंथिस। तो एस्क हेलमिंथिस, एस्क का मतलब होता है गोल, राउंड। ठीक है। तो एस्कहेलमिंथिस जो होंगे वो राउंड वर्म्स हो जाते हैं। राउंड वर्म्स को नेमाटोड्स भी कहते हैं। ठीक है। फिर हो जाता है आपका प्लेटीहेलमिंथिस हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा टिनोफोरा। ओके। मैं बोल रही थी ना मैं एक नाम भूल रही हूँ, तो फर्स्ट वॉज यहाँ पे देखो मैं भूल गई थी टेनोफोरा को। चलिए। तो यहाँ पे देखो एक बार सारे फाइलम्स लिख देती हूँ। ऑल फाइलम्स। तो फाइलम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला है आप लोगों का स्पंजेस, जिसको आप पॉरीफेरा भी कहते हो। ठीक है। फिर हो जाता है आपका निडारिया। ठीक है। जिसको आप सिलेंट्रेटा भी कहते हो। ठीक है। फिर हो जाता है टिनोफोरा। टिनोफोरा की स्पेशलिटी होती है इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस होता है। जैसे जुगनू जो है ना वो चमकते हैं ना, ऐसे ही बायोल्यूमिनेसेंस इनके पास होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका फ्लैटवर्म, या फिर आप इसको प्लेटहेलमिंथिस कहते हो, प्लेटहेलमिंथिस या फ्लैटवर्म। फिर आ जाता है आपका राउंड वर्म जिसको आप एस्क हेलमिंथिस या नेमाटोड्स कहते हो, या फिर आप इसको राउंड वर्म कह देते हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मैट्स, इकाइनोडर्मैट्स। ठीक है। 10वां हो जाएगा आपका हेमिकॉर्डेट्स, और लास्ट हो जाता है आपका कॉर्डेट्स। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास अलग अलग फाइलम्स होते हैं। सारे फाइलम्स हो गए, ये वाला मैं भूल गई थी इसी वजह से दोबारा सारा लिखवाया है। ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटीहेलमिंथिस यहाँ पे आंसर हो जाता है। और जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया था कि मैडम हाँ हमें पता था टिनोफोरा रह गया था, तो अच्छी बात है, वेरी गुड, इसका मतलब यू आर डूइंग वेल। ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए हैं क्या? नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49। कहता है ज़िरफ्थैल्मिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। भैया रेटिनॉल की कमी से होगा। ज़िरफ्थैल्मिया जो होता है वो आपका आंखों से संबंधित रोग है, जिसके अंदर आपका जो आंखें हैं उसको ड्राई आई कहा जाता है। मतलब आंखों में जो आंसू हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, ज़िरफ्थैल्मिया उसको कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा निक्टोपिया, निक्टोपिया ये भी क्या है? ये भी आपका ड्राई मतलब आंखों से ही रिलेटेड रोग है, जिसको आप रतौंधी कहते हो या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हो, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स। अच्छा जी, अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंशन है जिसकी वजह से जो आईफिल टावर है वो सर्दियों में सॉरी गर्मियों में लंबा हो जाता है। तो देखिए आप सभी जानते हैं हीट में थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी होती है। थर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा कि गर्मी की वजह से कोई भी जो आपका मेटल होता है वो अपने आप को फैला लेता है। ठीक है। इसी वजह से हम जब रेलवे की ट्रैक्स जब बनाते हैं तो उसमें दो ट्रैक्स के बीच में हम थोड़ा सा गैप रखते हैं, ताकि क्या हो जब गर्मियों में थर्मल एक्सपेंशन हो या बहुत तेज़ी से चलने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस कर रही है ट्रेन के पहिए
ट्रेन की पटरी के साथ, ठीक है, तो उसमें क्या हो, उसमें जब एक्सपेंशन हो तो वो पटरियां उठे ना, इस वजह से हम थोड़े थोड़े गैप्स छोड़ते हैं। तो वही चीज, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ही क्या होता है, तापीय विस्तार के कारण ही क्या होता है, जो आईफिल टावर है वो थोड़ा लंबा हो जाता है गर्मियों के टाइम पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, irrespective of the source pure water contains डैश ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। अच्छा, अच्छा सवाल है ये। कहता है कि अगर हम देखें कहीं से भी कोई भी सोर्स ले ले, उसमें अगर हम अपना ऑक्सीजन देखें प्योर वाटर के अंदर तो वो क्या रहेगा। देखो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ओके, यहाँ पे हमें मास के आधार पे चीजें निकालनी है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, मॉलिक्यूल्स 2 हैं, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का मास है 16। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझको टोटल वैल्यू निकालनी है तो 16/18, क्यों भाई, यहाँ पे 16 है, टोटल मास कितना होगा इसका, 18 होगा। ठीक है, 18 में से 16 भाग हमें निकालने हैं, 100% निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि मैडम ये तो कितना हो गया, लगभग 88.89% हो जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हम लोग वो कैरी कर रहे हैं इसके अंदर, इतना। और अगर आपसे हाइड्रोजन पूछ लिया जाता तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना, 2/18 गुणा 100। ठीक है। तो 200/18 को अगर आप करोगे, 18 वन 18, ठीक है, बचा 20। ठीक। तो अभी क्या होगा, फिर से 18 वन 18, फिर ये 1% मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 11.11%, और ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 16/18, यानी कि 88.89%। ठीक है, या 88%। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 1 मोल ऑफ आइडल गैस ऑक्यूपाइज डैश वॉल्यूम ऑफ डैश लीटर गैस एट दिस टेम्परेचर एंड एटमिक प्रेशर। देखो ये जो है ना एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कभी भी एक आइडल गैस की बात करते हैं ना, तो आइडल गैस का 1 मोल जो होता है उसके अंदर 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर से पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका स्टैंडर्ड प्रेशर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। बताइए मानव के कान का इनमें से कौन सी हड्डी पार्ट नहीं होती है, इनकस, फीमर, मेलियस या स्टेप्स। तो देखिए इनकस, फीमर, मेलियस और स्टेप्स, इनमें से कौन सी हमारे कान की पार्ट नहीं है, फीमर नहीं है। कैसे याद रखें बेटा, हमारे कान में है सिम कार्ड, सिम कार्ड की मदद से तो आप अपने फोन से सुन पाते हो ना किसी और की बातें, या अपनी बातें दूसरों को सुना पाते हो। तो सुनने से रिलेटेड है सिम कार्ड में मेलियस, इनकस और स्टेप्स। सबसे बाहर वाली हड्डी है मेलियस, अंदर वाली है, मिडल वाली है इनकस, और लास्ट वाली हो जाती है स्टेप्स। तो फीमर क्या है, ये जांघ की हड्डी हो जाती है, थाई बोन है। ये कहां से हमारे कान के अंदर आ जाएगी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, रेड वर्म्स हैव अ स्ट्रक्चर नेम डैश व्हिच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। लाल कृमियों के अंदर डैश नामक एक संरचना होती है जो उन्हें अपने भोजन को पीसने में मदद करती है। तो इनके पास क्या होता है, गिजर्ड नाम का एक चक्की होती है जिसकी मदद से वो मिट्टी वगैरह जो खाते हैं ना उसको आसानी से पीस पाते हैं। कंकड़ को खा के वो उसको पीस के प्रॉपर उसको फर्टाइल मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। इसीलिए तो जो वर्म्स होते हैं इनको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। अच्छा, जो ये वर्म्स की खेती होती है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है। और जो वर्म्स होते हैं ये कौन से फाइलम से रिलेटेड हैं, फाइलम एनेलिड्स। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, फाइलम एनेलिड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। चलो और कुछ फन फैक्ट्स आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेड वॉर्म्स के बारे में, कि रेड वॉर्म्स के पास भाई ऑब्वियस सी बात है दांत तो होते नहीं है, लेकिन पता है आपको ये इनका जितना वजन है ना उतना वजन का ये खाना खा सकते हैं एक दिन में। ठीक है। नो टीथ्स बट कैन ईट फूड इक्वल टू देयर वेट इन अ वन डे। एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अलग सी चीज है ना, बहुत ही अजीब सी चीज हो जाती है कि भाई अपने वजन के बराबर का, जैसे आप लोग हैं मान लीजिए 60 किलो के हैं और आप 60 किलो ही खाना खा सको, है ना, बहुत ज्यादा ही अजीब चीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा,
ये वर्मी कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके। और ये जो है ना नॉर्मली क्या होती है कि ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं, मतलब ये क्या है, ये अपने बाइसेक्सुअल होते हैं लेकिन ये फिर भी जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ओके, डिस्पाइट दे आर बाइसेक्सुअल, लेकिन ये फिर भी क्या करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ओके, यानी कि इनके पास मेल फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं एक ही बॉडी के अंदर। ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है, इनके पास 5 हार्ट्स होते हैं। ये मैं आपको दिखा ही देती हूँ, यहाँ देखिए, ये आपके पास अर्थवॉर्म है बेसिकली एक। ठीक है, इस अर्थवॉर्म में यहाँ पे इसका ब्रेन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्रेन के बाद आपको ये जो 5 सेक्शंस मिल रहे हैं ना, ये इसके हार्ट है। यहाँ पे इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाता है। ठीक है, और इधर अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके बाद इसका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साइड में इसके जो वेसल्स है वो चल रहे हैं। अच्छा, ये जो इसकी स्किन होती है ना, स्किन के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, लोग सांस लेते हैं, ये जितने भी आपके ये जो अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं। और इनके ऊपर ये छोटे छोटे सेक्शंस देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे से सेक्शंस होते हैं ना, इन्हीं को एनालिड्स कहा जाता है। ठीक है, और हर एक एनालिड के अंदर ना आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक, ये स्किन के माध्यम से सांस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखो, वर्म्स जो है ना ये वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्टिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पेपर में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, विच व्हाट आर द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक अधिक कॉमन नाम क्या है? पोटैश है, ड्राई आइसाइड, क्विक सिल्वर है, या एप्सम है। तो अगर आप देखोगे तो भैया ड्राई या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको आपने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि ड्राई आइस कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ड्राई आइस कहलाती है। अच्छा, और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि ये जो अपने पास पोटैश होता है, तो पोटैश जो है ना बेसिकली ये अपने पोटेशियम को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पोटैश के अंदर हम जो भी पोटेशियम से रिलेटेड हमारे मिनरल्स होते हैं उनको हम पोटैश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब चाहे उसके अंदर पोटेशियम सल्फेट ले लीजिए, पोटेशियम ऑक्साइड्स ले लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट्स ले लीजिए, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर पोटेशियम यूज़ हो रहा है वो अपना पोटैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? तो बहुत ही ईजी सवाल है कि अगर हमसे कभी भी पूछा जाए कि क्विक सिल्वर क्या है, तो जो सिल्वर जैसा दिखाई देता है, ठीक है, वही क्या है अपना, अ, वही अपना क्या है, क्विक सिल्वर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मर्करी होती है, ठीक, वो क्या है, वो अपना क्विक सिल्वर कहलाता है। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है ना वो एकदम सिल्वर जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसका मोशन क्या है भाई, मरकरी तो फैलने लगती है ना। ठीक है, जल्दी जल्दी चलने लगती है एक जगह से दूसरे जगह, उसके अंदर मोशन हमें देखने को मिलता है। तो क्विक सिल्वर आपका वही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब एक वर्ड और आपको यहाँ पे दिख रहा है, एप्सम। एप्सम जो होता है ना, एप्सम सॉल्ट बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो होता है उसको हम एप्सम सॉल्ट कहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, MgSO4, हेप्टा, हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 पानी के मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए हाउ मेनी वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर, तो आप कहोगे 7 वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 56, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। बताइए इनमें से कौन सा ग्लैंड जो है वो लंग्स या आपके फेफड़ों के बीच में मौजूद होता है। तो फेफड़ों के बीच में, हृदय के ऊपर, ठीक है, आपके चेस्ट के बीच में कौन सा ग्लैंड है जो बुजुर्गों के अंदर धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है? दैट इज बेसिकली थाइमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी, ये तीनों के तीनों आपके ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, कहाँ मौजूद है? ब्रेन के अंदर मौजूद ये होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट। बताइए इनमें से कौन सा एक वर्टिब्रेट नहीं है, कशेरुक नहीं है? स्नेल है, पक्षी है, स्तनपाई है, मछली है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, स्नेल्स जो होते हैं ये इनवर्टिब्रेट हैं, मछली जो वो बर्ड जो है वो वर्टिब्रेट है, भाई हड्डी होती है ना। स्तनपाई जो होते हैं उनके पास भी हड्डियां होती हैं, मछली के पास भी हड्डियां होती हैं। तो इसमें जो जो घोंघा होता है ना, दैट इज नॉट अ वर्टिब्रेट, दैट इज एन इनवर्टिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 58 जो हो जाता है वो क्या है कि मेजर कंपोनेंट विनेगर का क्या होता है? तो दैट इज एसिटिक एसिड हो जाता है, CH3COH को अगर आप 5 to 8% लेते हो और बाकी ले लेते हैं पानी, तो उससे बनेगा विनेगर। विनेगर का इस्तेमाल आप लोग अक्सर अपनी किचन के अंदर करते हो।
ठीक है, अचार वगैरह बनाने के लिए, तो इट इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है जॉर्ज साइमन ओम इन हुज ऑनर वी हैव द फेमस ओम्स लॉ हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो भाई कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि बताइए ये जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं ये कौन सी कंट्री से हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर आप जॉर्ज साइमन ओम की बात करते हो तो ये जो हैं इन्होंने ओम्स लॉ दिया, और ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ कहता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हो, ठीक है, तो एक एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी आपका करंट है वो आपका वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, जो भी करंट उस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज प्रोवाइडेड टू इट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आपको हटाना है तो वी को आप यहाँ पे आर को इंट्रोड्यूस करोगे जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वी इक्वल्स टू आई आर का आपको फॉर्मूला मिल जाता है जो कि ओम्स लॉ के रूप में जाना जाता है। अब बात आ जाती है कि मैडम ये कौन से देश के थे, तो ही वॉज अ जर्मन फिजिसिस्ट, और अगर जर्मन फिजिसिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है जर्मनी में ही पैदा हुए होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाता है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए कौन सा बॉडी पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन है, लंग्स है, बोन मैरो है, या हार्ट है, या नन ऑफ द अबव। तो देखो ब्रेन से तो हार्ट वो ब्लड के प्रोडक्शन का कोई मामला है ही नहीं। ठीक है, ब्रेन जो होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। लंग्स जो होंगे वो आपके फेफड़े हैं बेसिकली, वो आपके रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद कर रहे हैं। बोन मैरो, यस इट इज द पार्ट जो हमारा रेड बोन मैरो होता है, इट इज द पार्ट जहां पे आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों ही प्रोड्यूस होते हैं। फिर आ जाता है हार्ट। हार्ट की बात करते हैं, इट इज द पंपिंग ऑर्गन, यहाँ पे भी प्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ से पंपिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। और इसी के साथ आज का जो अपना सेशन है ये हम लोग यहीं पे विराम देंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एसएलवी क्लासेस।